बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद, और साथ साथ जो परिवार के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उनको भी ईडी ने इसी बीच तलब किया था। उनका जो गुड़गांव की जमीन का मामला चल रहा है उसकी तफ्तीश में, और पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से रॉबर्ट वाड्रा करीब 2 घंटे के सवाल जवाब के बाद बाहर निकले हैं, और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ही हैं। गुरुग्राम की जमीन का मामला है, और इस घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से कई साल पहले पूछताछ हो चुकी है, और अब उनको एक बार फिर बुलाया, और वो कह भी रहे हैं कि 7 साल बाद मुझे उसी मामले में वही सवाल जवाब करने के लिए, वही दस्तावेज मांगने के लिए ईडी आखिर परेशान क्यों कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा, और आज उनके साथ प्रियंका भी हैं। कल नहीं थी वो। अब जब वो ईडी के दफ्तर गए तो प्रियंका गांधी उनको वहां पर छोड़ने के लिए पहुंची हुई थी। अब इस पर रॉबर्ट वाड्रा आज क्या बोले वो मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद बात करते हैं क्या इनके खिलाफ कोई पुख्ता मामला है या नहीं। ईडी का एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो मुझे समन दिया गया है, यही सवाल मैंने 2019 में जब मुझे समन दिया गया था 2 ECIR में, मैं 15 बारी गया था। जयपुर और दिल्ली में ईडी के दफ्तर 10-10 घंटे बैठा हूं, और मैं ये कहूंगा कि जितने भी सवाल थे उसके पूरे स्पष्ट जवाब दिए हैं मैंने। और मैं ये कहूंगा कि 7 साल का गैप की जरूरत नहीं थी। उसी समय यही सवाल जो पहले दे दिए गए हैं फिर से ECIR कर लेते, उसी समय मांग लेते हैं, या मुझे समन कर लेते। अब दोबारा 7 साल के बाद उनको क्या लगा है कि मेरे को फिर से बुलाया गया है, और फिर से वही सवाल रिपीट किए जा रहे हैं। ये जो केस है 2008 का केस है। रॉबर्ट वाड्रा कल तो ये कह रहे थे कि मैं जब भी पॉलिटिक्स में आने की बात करता हूं मुझे ईडी बुला लेती है, मुझसे इतना घबराते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। अब आज वो कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा 7 साल के बाद मुझे दोबारा बुलाने का क्या मतलब है। अच्छा, थोड़ा सा मामला भी समझा देंगे। समीर जी हमारे रॉबर्ट वाड्रा एक्सपर्ट है, उनके मामलों के मतलब राजस्थान में भी मामला इनके खिलाफ है, यहाँ गुड़गांव में भी है। 2008 का मामला था। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने कंपनी बनाई थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और फिर वो एक कंकॉर्शिया प्रॉपर्टी से 3.53 एकड़ लैंड खरीद लेते हैं 7.5 करोड़ रुपए में। और जिस दिन वो लैंड खरीदते हैं उसी दिन वो लैंड उनके नाम से ट्रांसफर हो जाती है, और 48 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल लैंड यूज बदल जाता है, और उन्हें वहां कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति हुडा साहब दे देते हैं, जिसके लिए महीनों लग जाते हैं। वो 48 घंटे के अंदर उनको परमिशन मिल जाती है। जब परमिशन मिल जाती है तो DLF की एंट्री होती है, वो 58 करोड़ रुपए में वो जमीन खरीद लेती है। मतलब 90 दिन के अंदर वाड्रा साहब को 700% प्रॉफिट होता है। 7.5 करोड़ की जमीन का 58 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाता है वैल्यू के हिसाब से। उस समय फिर 2014 का विधानसभा चुनाव आता, तो भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बनाती है, और विधानसभा चुनाव में एक बुकलेट निकालती है रॉबर्ट वाड्रा के नाम से, दामाद श्री के नाम से। उस पर तमाम जमीन का जिक्र होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के अंदर स्पेशल ट्रैक पर इनकी जांच होगी और निपटारा होगा इस मामले के करप्शन का। हालांकि उसके बाद जांच चली, लेकिन बाद में फिर ये कहा गया कि इसके अंदर कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले। लगातार जांच तमाम स्तर पर चलती रही। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी लंबी सुनवाई चली है। लेकिन मुझे ये कहना है कि 12 साल बाद, 13 साल बाद भी ये मामला अभी तक किसी, अशोक खेमका उस समय बड़े चर्चित हुए थे, जिन्होंने इसका जो मिला था रद्द किया था। बिल्कुल, इन्होंने जमीन अधिग्रहण वापस करा लिया था, और बड़ा हमला उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे उस जमीन को लेकर बोला था। उसके बाद फिर हुडा साहब जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर चार्जशीट, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था। तो तमाम मामला ये हरियाणा की राजनीति में बहुत चर्चा में रहा। देखिए, आप सरकार के किसी आदमी से बात करेंगे वो तो पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई एजेंसियां अपने हिसाब से अपनी रफ्तार से चलती हैं, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हालांकि इससे बड़ा झूठ भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वजह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर अभी चार्जशीट, उससे पहले जितनी संपत्तियां हैं नेशनल हेराल्ड की उन सबको कब्जे में लेने की कार्रवाई, और तीसरा इसी बीच में रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा से समन। भाई सब कुछ तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि नहीं बिल्कुल। इसमें रॉबर्ट वाड्रा का मामला तो चल रहा था, उसमें कोई नहीं। सबसे बड़ा मामला है कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो यंग इंडियन कंपनी का जो मामला है, जिसमें उन्होंने एसोसिएट जनरल को टेक ओवर कर लिया है 90 करोड़ रुपए देकर, और करोड़ों की संपत्ति उनकी कंपनी के नाम से आ गई, और दोनों 38% के उसके अंदर भागीदार है, और मतलब लगभग 99% उनकी कंपनी है। तो यह मामला तय है कि अगर ईडी ने इसमें चार्जशीट दाखिल करी है, देखिए अगर ईडी चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो यह समझ में आता है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है, 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो यह तय है कि इसमें केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इसमें आगे बढ़ना है, और ईडी ने भी तय कर लिया है कि इस मामले में जो भी
दूध का दूध पानी का पानी, वो साफ करना है। और चार्जशीट दाखिल करने का मतलब ये है कि ईडी के पास कोई पुख्ता जानकारी जरूर है, पैसों का हवाला का लेन देन हुआ है, पैसों का जो इस्तेमाल हुआ है, जो ईडी दावा कर रही है कि इसमें पैसा बड़े मात्रा में गया है, तो उसका उनके पास सबूत हाथ में लगा होगा। और यह तय है कि अब बहुत मुश्किल है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। पहली बार उनको जमानत मिल गई थी, अब जमानत मिलना भी मुश्किल है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब उन्हें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो गलत है, जो आरोप लगाए वो गलत है। अब इन्हें वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि असली चुनौती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अब है, क्योंकि आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी बनी है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है। तो ये तय है कि कानूनी रूप से अब थोड़ी घेराबंदी बढ़ेगी और बहुत मुश्किल होगा बचना इनके लिए। राहुल गांधी लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बोले नहीं है, और वो ऐसा लगता है कि ये भी दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, सरकार तो पहले भी ऐसे काम कर चुकी है हमारे खिलाफ, मैं डरने वाला नहीं। उनका स्टेटमेंट आया था जब पिछली बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। अब वो अहमदाबाद में है, 2 दिन से वो अहमदाबाद में है, वहां पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और जो जिला लेवल के उनके नेता हैं उनके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। और अभी वो ये कानूनी फेर चक्करबाजी में ना बोल करके अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में जो लगे उस पर बोल रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने वो पुरानी बात दोहराई है कि कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है और रेस के घोड़े को शादी के घोड़े के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो बात उन्होंने फिर एक बार कही है, अपनी पार्टी पर सवाल भी खड़े किए हैं, सुनिए। आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे। हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है, तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट उन्होंने हमें बताया, भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है। अब ये रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और तीसरा उन्होंने बताया लंगड़ा घोड़ा, ये सारे घोड़ों की फोटो लिस्ट तो इन्हीं के पास आती है। टिकट अभी उन्होंने कहा, मुझसे किसी ने कहा टिकट आसमान से बढ़ जाता है। टिकट आसमान से नहीं बढ़ता है। ये सारे टिकट, हर चुनाव के टिकट जो हैं हर पार्टी में केंद्र जो उनका जो हाईकमान होता है वही बांटता है। राहुल जी को नहीं याद आ रहा होगा, वो लिस्ट उनके सामने भी आई होगी, वो भी नहीं पहचान पाए होंगे कि ये रेस का घोड़ा है कि कौन सा घोड़ा है, आरती जी। लेकिन उन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट कही कि दिल्ली जाना है तो गुजरात में बीजेपी को हराओ। बिल्कुल। चलिए, इतना तो उनको मालूम है कि कांग्रेस की जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, और आपने सही कहा कि ख़त्म भी वहीं पे हुआ। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो राइज है उसकी कहानी में कांग्रेस का अंत गुजरात में ही होता है, और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरे कंट्री में जो बीजेपी की लहर आती है वो सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, इतने घोड़े उन्होंने गिनवा दिए, लेकिन ये नहीं कहा कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट गांधी परिवार को है कि जब भी अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो गांधी परिवार को क्रेडिट जाता है, लेकिन जहाँ पे वो नहीं जीतते, जहाँ पे वो हार जाते हैं, जहाँ पे उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है, जहाँ पे करप्शन होता है, तब कोई और उनकी पार्टी में जिम्मेवार होता है। तब वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी ना खुद लेते हैं, ना उनकी बहन लेती है, ना उनकी माँ लेती है। तो ये जिस तरह से गांधी परिवार ने जकड़ करके रखा है कांग्रेस पार्टी को, एक ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता जो एक बीजेपी को भी एक भ्रम था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो गलत भ्रम था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारी रही वो कांग्रेस पार्टी फोरफ्रंट पे थी, और अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले फ्यूचर में अगर बढ़ती है तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव
सक्सेस होगा, ना कि सिर्फ जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि टिकट्स आसमान से उतर के मिल रही है लोगों को। ऐसा नहीं है, करप्शन वहां पे भी हो रहा है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कांग्रेस, किसी भी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से पूछिए तो वो कहेंगे कि टिकटों के लिए भी कितना पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आज एक बड़ी खबर जो है वो वक्फ को लेकर है। वक्फ कानून बनने के बाद, ये नया अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख रखी थी। लगभग 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची हैं इसको चुनौती देने वाली। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बहुत सारी मुस्लिम संस्थाएं हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन बंगाल में जो हिंसा हुई वक्फ के विरोध के नाम पर, उसको लेकर ममता बनर्जी निशाने पर हैं। और ममता बनर्जी आज कोलकाता में बहुत सारे मौलानाओं और इमामों के साथ मुलाकात कर रही थी। वहाँ के नेताजी स्टेडियम में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का विरोध करने के लिए, कानून का विरोध करने के लिए आए थे। और ममता बनर्जी ने वहाँ क्या कहा है ये सुनना महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी इसलिए भी आलोचना हो रही है। दंगे में लोग मारे गए, सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर पलायन करके जाना पड़ा। उनसे मुलाकात करने की बजाय आप मौलानाओं से मिल रही हैं। सुनते हैं वहाँ क्या हुआ। हमका खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। यूपीते 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है। आ जाओ। ममता बनर्जी हर रोज हैरान करती हैं। आज वो कह रही हैं कि आपकी जुमला सरकार है। वो भूल गई कि वो कोलकाता में थी और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग आके गड़बड़ करके चले गए, बांग्लादेश के लोग आके दंगा करके चले गए और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मतलब 3 लोगों की हत्या, दर्जनों लोग घायल, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान, सैकड़ों लोगों का बीवी बच्चों समेत, बड़े बुजुर्ग समेत पलायन और उनके पानी तक में जहर मिला देने की वारदातें। इस सब में उन्होंने अपना हाथ बिल्कुल झाड़ दिया और कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सब बाहर के लोग आकर के कर रहे हैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कैसे देखा जाए ममता बनर्जी के इस बयान को? अवधेश जी देखिए, ये तो बयान मतलब दिल दहलाने वाला बयान है कि एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य की दुर्दशा पूरा देश देख रहा है, जहाँ के लोग कम से कम जो नाव पर बैठ करके, और वो मालदा में गए हैं, पारलालपुर हाई स्कूल में है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, बेगबुना गांव है, वहाँ के लोग निकल के बता रहे थे और रिपोर्टर महिला है, पूछ रही है कि तो आपके गांव में तो सारे घर जला दिए गए। वो कह रहा है कि जी 200 घर थे, 180 हिंदुओं के थे, सारे घर जला दिए गए, 20 घर केवल उनके थे जो बचे हुए हैं। और यहाँ के मस्जिद से पहले अनाउंस हुआ शुक्रवार को, और वो बता रहे हैं 2 एमएलए का नाम ले रहे हैं टीएमसी के, वहाँ के एक सांसद का नाम ले रहे हैं और वहाँ के काउंसिलर का नाम ले रहे हैं कि वो सब थे, हम लोगों का तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम क्या बांग्लादेश में है कि भारत में है? यहाँ बीएसएफ कल नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो अब इसके बावजूद अगर आप जिन लोगों ने वक्फ के कानून को लेके इतना झूठ फैलाया है कि तुम्हारी मस्जिद छीन जाएगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, तुम्हारा कब्रिस्तान छीन जाएगा तो तुम अपने जनाजे लेके कहाँ जाओगे, उठो मरो लड़ो, उसके साथ आप बैठ करके सरकार की आलोचना कर रही है। इससे मतलब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? लेकिन इसमें प्रश्न दूसरा है। देखिए, इस समय जो हिंसा हो रही है, जो कल 2 लड़के पकड़े गए हैं बीरभूम से आकर के, ये स्पष्ट दिख जा रहा है कि वक्फ न भी होता तब भी इस हिंसा की योजना थी। एक सुनियोजित तरीके से कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रामनवमी पे होना था ये। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अभी बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश, वो भी एक मुझे लगता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान भटकाने। बांग्लादेश जब वहां जाएंगे ना, मैं गया हूं, आप भी जब जाएंगे ना, तो बिहार का किशनगंज, कटिहार और बांग्लादेश में आपको अंतर नहीं लगेगा। मतलब इधर के किसान बाहर जरूर लगे हुए हैं, लेकिन खेती करने वाले उधर तक जाते हैं, उधर आते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि इतना भी कठिन नहीं है थोड़ा बहुत वहां से दीवार तक आ जाना,
वो मैं जानता हूं, इसलिए वो बांग्लादेश तो रहता ही है। लेकिन यह है कि एक योजनाबद्ध तरीके से जिस ढंग से हाथों में आपके एलपीजी गैस है, जिस ढंग से उनके पास जो है दिया सलाई है, पेट्रोल है और नारे लग रहे हैं, वक्फ के विरोध में हिंदुओं पर हमले करने की आवश्यकता क्या है? वहां से लोगों को निकालने की। अगर वहां जो खबरें आ रही है कि कुएं में जहर डाल दिया गया है, वहां तालाब में मछलियां मर चुकी हैं, टंकी में जहर डाले गए हैं, तो क्या ये केवल वक्फ का विरोध है? इस समय आप गहराई से देखेंगे तो पिछले 4 सालों में एक अस्थायी प्रवृत्ति बन गई है। अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीकों से हमले हुए हैं और वो हमले मुसलमानों द्वारा हुए हैं। भले 500 जुलूस निकल रहा है, एक पर आपने कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि ये सब बीजेपी करवा रही है। ममता बनर्जी को तो इसलिए लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी इस मुगालते में है कि इसके आधार पर हम 2026 का चुनाव जीतेंगे।